नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात नए बरस की शुरुआत के साथ जिक्र बच्चों से जिक्र क्यों? तीन तरह के बच्चे। एक बच्चे वो जो दिल्ली में भटक रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, नर्सरी में एडमिशन, माँ बाप साथ भटक रहे हैं, नियम कायदे इतने हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, पॉइंट गिने जाएंगे, उसके बाद एडमिशन होगा, एडमिशन कहाँ होगा, कैसे होगा, वो लकीर कितनी बड़ी होगी, कब तक आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं जानता, भविष्य अधर में है। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता लिए अखिलेश जी पिता से भिड़ चुके हैं, तलवारें खिंच चुकी हैं। अब सवाल यह है साइकिल किसके पास आएगी? भविष्य की चिंता सता रही है, लेकिन इन सब से बेफिक्र एक तीसरे बेटे भी है और तेज प्रताप है, जो कि बांसुरी लिए हुए कृष्ण की तर्ज पर नजर आए। और जिस तरीके से नजर आए, सवाल यही हुआ कि क्या वाकई बिहार को एक ऐसे कृष्ण की जरूरत है क्या? ये बहुत तेरे सवाल हैं जो जाहिर है सियासत है, राजनीति है, कौंधते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जब राजनीति किसी बातों का जिक्र करती है और जनता को लगता है सिर्फ बात हो रही है, तो हमने भी सोचा दस्तक में इन बातों के जरिए जरा निकला जाए और बातों का क्या मतलब होता है और क्यों होता है और इन बातों को हवा में क्या गुम कर दिया जाता है। ये बहुत तेरे सवाल है। शुरुआत करते हैं। दरअसल बरस की शुरुआत है, तो आइए शुरुआत। 30 महीने बीत चुके हैं। आपने 60 साल शासक देखे, 60 महीने के लिए एक सेवक को देख लो भाई। 60 साल में उन्होंने देश को जितना तबाह किया है, मैं 60 महीने में देश को इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। तो बीते 30 महीनों में फैसले तो 100 से ज्यादा लिए गए, लेकिन स्वच्छ भारत, जनधन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, जीएसटी, सर्जिकल अटैक और नोटबंदी ही वो 7 फैसले रहे जिसके दायरे में समूचा देश आया, या समूचे देश को प्रभावित करने के ख्याल से ये फैसले लिए गए। यानी 30 महीने पहले जब 60 महीने मांगे जा रहे थे, तब अच्छे दिन का वादा जो महंगाई कम करने पर टिका था, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने से लेकर पीओके पर कब्जे की सोच तले 2.5 बरस पहले जागा था, किसानों को 50% समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो वादा किया गया था, हर बरस 1.25 करोड़ रोजगार देने की जो बात थी, विदेशों में जमा कालाधन लाकर हर अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का जो वादा था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात थी और 2022 तक हर किसी को घर देने का जो सवाल था, क्या अगले 30 महीने में यह सब कुछ पूरा हो जाएगा? क्योंकि बीते 30 महीनों में आधा रास्ता पार करते हुए पूरे अच्छे दिनों की आहट अच्छे से सुनाई दे नहीं पा रही। तो क्या ये माना जाए पहली बार हर निर्णय की सफलता का पैमाना चुनावी जीत हार पर टिका दिया गया है, इसलिए नहीं सुनाई दे रही? या फिर ये माना जाए कि पहली बार प्रधानमंत्री के भाषण ही सरकारी नीति और बीजेपी के चुनावी वादों में बदल रहे हैं, इसलिए सुनाई नहीं दे रही? या फिर पहली बार सुप्रीम कोर्ट से भी दो हाथ करने की स्थिति में सरकार बार बार दिखाई देती है, इसलिए नहीं सुनाई देती? या फिर पहली बार पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ चीन भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा हो चला है, इसलिए भी सुनाई नहीं देती? हो जो भी, लेकिन सच तो यह भी है कि बीते 30 महीनों की सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक राजनीति और सत्ता चलाने की लकीर को ही इतना बदल दिया है कि हर किसी ने महसूस किया वाकई देश बदल रहा है। और सारी मुश्किलों को राष्ट्र निर्माण में योगदान तले लाकर खड़ा भी कर दिया गया। और राजनीतिक सत्ता के लिए विपक्ष पर चोट भी प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे ही करते हैं। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। यानी 2.5 बरस के दौर में हर राजनीतिक दल के नेता, हर राज्य की सत्ता, हर राजनीतिक समीकरण में प्रधानमंत्री मोदी या तो निशाने पर रहे या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ही हर किसी को निशाने पर लिया। इसीलिए 30 महीनों के बाद अगले 30 महीनों की सियासी राजनीति या कहें सरकारी रफ्तार होगी क्या? आइए जरा इसे भी परखें। यकीनन आने वाले वक्त में 30 महीने जो मोदी सरकार के पास हैं वो बहुत अहम है, देश के लिए अहम है। लेकिन बीते 30 महीनों के बाद आज जिस मुहाने पर देश खड़ा है, यह वाकई अजीबोगरीब लग सकता है कि बातें हैं, बातों का क्या। इसका जिक्र करते हुए अगर देश की इकोनॉमी को परख लें, साल की शुरुआत है, 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है,
जरा देख लीजिए हाल क्या है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। तो नोटबंदी का जिक्र ना तो साल के आखिरी दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में किया गया, ना ही साल की शुरुआत के साथ पहली चुनावी रैली में। और राष्ट्र निर्माण के लिए देश की इकोनॉमी के सामने उठ रहे मुश्किल सवालों पर भी खामोशी ही बरती जा रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में संकट है क्या, जरा इसे भी समझ लें, क्योंकि आने वाले 30 महीनों में उस दिशा में हर किसी की नजर जाएगी। और ये तस्वीर अर्थव्यवस्था के संकट की है। विदेशी निवेश कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शेयर बाजार डामाडोल है, महंगाई भी बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र में भी गिरावट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे बड़ी गिरावट आई है, तो जीडीपी विकास दर नीचे हो चला है। यानी बीते 30 महीनों के दौर में आने वाले 30 महीनों में क्या क्या कैसे कैसे संभाला जाएगा, इस पर सभी की नजर तो है, लेकिन रास्ता शायद किसी को पता नहीं। क्योंकि आज जारी मासिक सर्वे ने बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करीब 3% नीचे चला गया। यानी नवंबर 2008 के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक महीने की तुलना में अगले महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट आई है। ये नोटबंदी का असर है। वहीं CII BCG के सर्वे के मुताबिक नवंबर में इंडस्ट्री की ग्रोथ घटकर 4% रह गई और ऑटो और बिल्डिंग मटेरियल की ग्रोथ माइनस में पहुंच चुकी है। और इससे पहले नवंबर में जीडीपी में 60% हिस्से वाले सर्विस सेक्टर का PMI भी नेगेटिव जोन में जा चुका है। तो इन सब के बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में कीमतों की बढ़ोतरी ने महंगाई की लगाम भी ढीली कर दी है। इतना ही नहीं, जिस दौर में इंतजार विदेशी निवेशकों का हो रहा है, उसी दौर में विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में ही विदेशी निवेशकों ने 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि निकाल ली है। और इसका असर कहिए या निवेशकों के डिगते भरोसे का असर, सच यही है, नए साल में शेयर बाजार को पटरी पर लौटाना भी सरकार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। और सबसे बड़ी चुनौती तो असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी के चलते गई लाखों नौकरियों की है। यानी सवाल यह नहीं कि 1.25 करोड़ नौकरी हर बरस कैसे दी जाए, सवाल तो यह है कि नोटबंदी के बाद 40 लाख से ज्यादा नकदी पर टिकी नौकरियां खत्म हो गई, अब उन्हें रोजगार देगा कौन। और इन सब के बीच जिक्र डॉलर का जरूरी है, क्योंकि बरस शुरू हुआ नहीं और डॉलर 68 रुपए 22 पैसे तक पहुंच गया। यानी जिस बात का जिक्र कभी प्रधानमंत्री की उम्र के साथ जोड़कर किया करते थे, मौजूदा वक्त में वही हालात हो चले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी देखिए डॉलर को मजबूत करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यकीनन यह मुश्किल तो है। एक वक्त मनमोहन सिंह की साख कुछ यूं गई कि अर्थशास्त्री थे, पढ़ाई उन्होंने हार्वर्ड में की थी, कैम्ब्रिज में पढ़े थे, और इन सब के बीच दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री होने के बावजूद भारत का अर्थशास्त्र संभाल नहीं पाए। फिर वही सवाल, अगर ये बातें हैं और इन बातों का मतलब क्या है, तो हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ एक होता है, चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाइए, वही साख है और वही सब कुछ है। यूपी में बिसात बिछ चुकी है। तो यूपी की बिसात तय कर देगी किसका राजनीतिक भविष्य 2019 तक बरकरार रहेगा। यानी आने वाले 30 महीनों में साइकिल पर सवार अखिलेश हो या मुलायम, हारे तो लखनऊ के ना रहेंगे, ना ही 30 महीने बाद दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देख भी पाएंगे। हाथी पर सवार मायावती हारी तो दलित राजनीति के उनके भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। पंजे की हथेली खाली रही तो राहुल गांधी के चोंचले हवा हवाई हो जाएंगे। और कमल ना खिला तो मोदी चुनाव परिणाम के बाद 27 महीने कैसे गुजारेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में भी हो जाएगा। यानी चाहे अनचाहे यूपी में दांव पर हर कोई है, लेकिन नोटबंदी के सवाल ने हर मुद्दे को दरकिनार कर चुनावी बिसात पर मोदी बनाम समूचे विपक्ष के हालात तो खड़े कर ही दिए हैं। क्योंकि नोटबंदी ना होती तो कानून व्यवस्था से लेकर किसान मजदूर के संकट का मुद्दा होता, धर्म जाति में वोटरों के मैथमेटिक्स से लेकर गठबंधन की राजनीति में ही चुनाव होते।
लेकिन नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरत जिस तरह लखनऊ में सीधा हमला बाकी तीनों पार्टी के नेताओं पर बोला। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। हमारे देश के और इस अंदाज ने संकेत दे दिए कि यूपी चुनाव में मोदी भी नोटबंदी के सवाल से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान के सामने बुआई के सीजन में बीज, खाद, सिंचाई का संकट है। लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधे ठप होने से हजारों नौकरियां यूपी में जा चुकी हैं। 80 लाख से ज्यादा खेत मजदूरों को कोई काम मिल नहीं रहा। तो क्या अब आने वाले 30 महीने प्रधानमंत्री मोदी कैसे गुजारेंगे, उसकी नब्ज यूपी चुनाव परिणाम पर आ टिकी है। इसीलिए बीजेपी की बिसात पर यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा है। संघ की भूमिका, जातिगत समीकरण, विचारधारा, वैवाहिकता के मेल बैठाने की कोशिश सब कुछ हो चली है। क्योंकि नोटबंदी ने बीजेपी के कोर वोटर बनिया समुदाय तक को नाराज कर दिया, तो यादव जाटव को छोड़कर बीजेपी अब स्वर्ण, पिछड़ा, दलित की तिकड़ी का खेल खेलना चाह रही है। और मोदी के लिए यूपी इसीलिए ऑक्सीजन है क्योंकि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा का दांव बीजेपी का कमजोर है। जबकि यूपी में साइकिल की लड़ाई में समाजवादी बिखर कर टूट रहे हैं। हाथी के सफर को ही मायावती शुरू कर नहीं पा रहे। यानी आने वाले 30 महीनों में मुद्दे या नीतियां नहीं बल्कि चुनावी जीत हार ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए मायने रखेगी। और देश समझ रहा है यूपी के बाद गुजरात का भी जिक्र शुरू हो जाएगा, जहां 2017 के आखिर में चुनाव होने हैं। तो सवाल 30 महीने या 60 महीने का नहीं, चुनावी जीत के पासे में अच्छे या बुरे दिन का है, जो राजनीतिक दलों के लिए होंगे। खतरे दोनों तरह के हैं। इस देश में हर महीने दर महीने, साल दर साल चुनाव होते हैं और चुनाव की जीत हार, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव के जरिए कहा जाता है हम सही हैं, गलत हैं। इन स्थितियों में देश को फंसा दिया गया है। अब इसके आगे का रास्ता किधर जाता है? आगे का रास्ता कहीं ना कहीं अगर संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझें तो सुप्रीम कोर्ट के आंगन से निर्णय निकलते हैं। सत्ता को समझना चाहिए, सत्ता समझ रही है, या फिर फैसले इस तरीके से अब आ रहे हैं कि सत्ता को समझना ही पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट देश के लिए धर्म है, लेकिन बीसीसीआई खुद को भगवान न माने। और राजनीति चाहे सबसे बड़ा धर्म हो और धर्म सबसे बड़ी राजनीति, लेकिन वहां भी वोट के लिए कोई खुद को भगवान का दूत न मान ले। यानी जिन मुद्दों पर संसद में बहस तो हुई, लेकिन कोई फैसला कभी निकल कर आ नहीं पाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष को बर्खास्त कर और राजनीति को धर्म या जाति के नाम पर न घसीटने का सीधा संदेश देकर साफ कर दिया कि देश को प्रभावित करने वाले हर बड़े मसले को सुप्रीम कोर्ट के आंगन से होकर गुजरना ही होगा। क्योंकि हर तरह की सत्ता अपने कटघरे में संविधान को ही खारिज कर लाभ बटोरना चाहती है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट पर ही देश की नजर है कि वो आने वाले वक्त में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति से लेकर लोकपाल की नियुक्ति के सवाल पर और सहारा बिरला दस्तावेजों को लेकर करप्शन के सवाल पर भी क्या फैसला देती है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह अब जब चुनाव में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना पूरी तरीके से गैर कानूनी करार दिया गया, तो क्या वाकई अब कोई उम्मीदवार अपने धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से फैसला दे चुका है, लेकिन एक सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की राजनीति इसे समझेगी? इस बात का जिक्र इसलिए, जाति हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए और भाषा भी हटा दीजिए। उसके बाद राजनेताओं या राजनीतिक दलों से कहिए चुनाव लड़िए, भाषण दीजिए, घिग्गी बन जाएगी सबकी। जरा सुनिए और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए फैसला और राजनीतिक दल। मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दलितों के मामले में फरीदाबाद की घटना को लेकर इनके द्वारा ये कहा गया कि कुत्ते को पत्थर मारोगे तो इसके लिए प्रशासन क्या करेगा।
जो आपको दलित की मैंने जितनी सुविधा दी थी वो इस बीएसपी के नेता ने मुख्यमंत्री होते ही खत्म किया। दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी। तो क्या ऐसे बयानबाजों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे? क्योंकि देश की राजनीति के मिजाज में धर्म, जाति, भाषा से जुड़े बयानों के आसरे चुनावी हित साधने का खेल पुराना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार साफ किया, अब यह खेल नहीं चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए दो टूक कहा कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगा नहीं जा सकता और ऐसे चुनाव प्रचार को भ्रष्ट आचरण में गिना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वोटर हो, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे ओपोनेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी इलेक्शन के पूरे सीन में कहीं धर्म नहीं आता, कहीं जाति नहीं आती, कहीं भाषा नहीं आती, कहीं कम्युनिटी नहीं आती, कहीं रेस नहीं आती। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ उम्मीदवारों को अपनी जद में नहीं लेता, बल्कि यह भी कहता है किसी उम्मीदवार के विरोधी उम्मीदवार भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोटरों को भरमाने की कोशिश नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वोटर भी धर्म, जाति का उल्लेख नहीं कर सकता। दरअसल ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि पहले तर्क यही दिया गया था कि कोर्ट ने हिंदुत्व को जीवन शैली माना है और इसके आधार पर वोट मांगना गलत नहीं है। और अब ये साफ हो गया है कि ऐसा करना नामुमकिन होगा। अलबत्ता 7 बेंचों की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया कि वह जीवन शैली या धर्म के सवाल पर विचार नहीं कर रही, बल्कि धर्म मानने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन धर्म के आधार पर वोट मांगने का अधिकार संविधान नहीं देता। तो अब सवाल यही है, क्या कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक उम्मीदवार बाज आएंगे? क्योंकि देश की राजनीति के मिजाज में धर्म, जाति, भाषा घुली हुई है और ये कहना गलत ना होगा कि वोटर भी धर्म, जाति से प्रभावित किए जाते हैं, हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में यह फैसला आया है जब आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसमें सबसे बड़ी बिसात उत्तर प्रदेश में ही बिछनी है। तो क्या यूपी चुनाव सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले का लिटमस टेस्ट करेगा? क्योंकि यूपी में तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की धुरी ही धर्म, जाति रही है। धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के नाम पर वोट मांगना पहले भी जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी और विस्तृत व्याख्या कर दी है। लेकिन क्या हमारे बयान बहादुर नेताओं के बयानों पर इस फैसले के बाद भी रोक लगेगी? यही देखना है। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ शिकायतें जरूर बढ़ जाएंगी। कैमरामैन रितेश के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। बहुतेरे सवाल आपके जहन में होंगे। बहुतेरे का मतलब यह है, आप सोच रहे होंगे 50 दिन बीत गए, नोटबंदी का जिक्र पीएम क्यों नहीं करते? आप सोच रहे होंगे नरेंद्र देव हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जेपी हो, लोहिया हो, समाजवाद की जो व्यूहरचना उन्होंने सोची थी, मुलायम उसे कैसे भूल गए? सवाल यह भी आपके जहन में आया होगा, इन सब के बीच बाबा साहब अंबेडकर जो सोचा करते थे, क्या दलित सियासत उस दिशा में जाती है या जा पा रही है? बहुतेरे सवाल है, लेकिन क्या कीजिएगा, हिंदुस्तान की राजनीति में जिक्र अब गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए देने का होता है, यह बिना जाने समझे कि दरअसल इस देश में तो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। हम रिपोर्ट आपको ये कल दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि हिंदुस्तान में ज्यादा मौतें महिलाओं की या बच्चों की मौत अस्पताल ना होने से होती है, जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। लिखा है, बातें हैं बातों का क्या, और इस बात का जिक्र समाजवादी नेता भी करें तो आप क्या कहेंगे?